वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें कि थोड़ी ही देर में अजीत पवार गुट की अहम बैठक बुलाई गई है। अजीत पवार के घर ये मीटिंग बुलाई गई है। छगन भुजबल वहां पर पहुंच चुके हैं। ये मीटिंग बेहद खास और इसके अलावा हसन मुशरीफ, अनिल पाटिल भी घर पहुंच चुके हैं। इस मीटिंग में अब आगे की स्ट्रैटेजी क्या कुछ होगी, इसको लेकर मंथन होने वाला है। बिल्कुल, देखिए, जिन 9 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली, उन तमाम विधायकों के साथ, उन तमाम मंत्रियों के साथ कहेंगे अब अजीत पवार की ये बैठक। और ये बैठक काफी अहम, क्योंकि यही वो 9 चेहरे हैं जिनको अयोग्य करार देने की मांग शरद पवार लगातार कर रहे हैं। और इन्हीं 9 चेहरों पर इस वक्त रार जो है महाराष्ट्र की सियासत में देखी जा रही है। यूं तो ऐसे 25 से ज्यादा विधायक हैं, तकरीबन 40-43 तक ये आंकड़ा पहुंच सकता है जो अजीत पवार के साथ है, जिस तरह का दावा किया जा रहा है अजीत गुट की तरफ से। लेकिन जो 9 चेहरे अब शपथ ग्रहण कर चुके हैं मंत्री पद की, उन्हें अयोग्य करार करने की मांग कर रहे हैं शरद पवार। अब ऐसे में देखना होगा कि क्या निर्णायक नतीजा निकलता है। फिलहाल बैठकों का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। अजीत पवार के घर पर छगन भुजबल और तमाम वो चेहरे, तमाम वो 9 मंत्री बैठक करेंगे। इस बैठक में क्या कुछ रणनीति तैयार होगी, आगे इसका क्या विकल्प है, इस पर भी चर्चा की जाएगी। तो देखिए, ये बैठक बेहद ज़्यादा खास हो जाती है क्योंकि कल बीते रोज जिस तरीके से अजीत पवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जिस तरीके से उन्होंने एनसीपी पर दावा ठोक दिया, उसके बाद शरद पवार की तरफ से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी और ये उन्होंने कहा कि पार्टी हमारी है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जनता अब जवाब देगी, वो खुद जनता के बीच में जाएंगे। और अब इसको लेकर रणनीति यहाँ पर बनाई जा रही है कि आगे किस तरीके से काउंटर करना है, क्योंकि अजीत पवार अपनी मंशा साफ तौर पर जाहिर कर चुके हैं और उनका ये कहना है कि अगला जो चुनाव होगा वो एनसीपी के चुनाव चिन्ह पर ही लड़ा जाएगा। अब आगे इस गुट की क्या रणनीति होती है, क्या स्ट्रैटेजी होती है, वो देखना बहुत ज्यादा अहम है। फिलहाल ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। देखिए हलचलें किस तरीके से बढ़ चुकी है। महाराष्ट्र के नए डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर अजीत पवार के आवास पर तमाम जो लोग हैं, तमाम जो चेहरे जो कि उनके साथ सरकार में शामिल हुए, जिन्होंने बीते रोज शपथ ग्रहण किया, वो यहाँ पर मौजूद हैं। और अब आगे ये तय होगा कि किस तरीके से बढ़ना है। और देखिए रिएक्शंस भी क्योंकि अब सामने आ जाएंगे। प्रफुल्ल पटेल भी, क्योंकि बहुत बड़ी भूमिका इनकी, क्या कुछ कहा जाता है तमाम नेताओं की तरफ से, सुनवाते हैं। पहुंचने का सिलसिला जारी है। हालांकि अभी तक मीडिया से कोई भी नेता इस तरीके से कुछ नहीं कह रहा है। जाहिर तौर पर तमाम तरह की जो स्ट्रैटेजी है उस पर अब चर्चा की जाएगी और उसके बाद देखना होगा कि कैसी तस्वीर निकलकर सामने आती है। कई बड़े चेहरे और एक शॉकिंग सरप्राइज भी इसको हम कह सकते हैं अमृता, खासतौर पर एनसीपी के लिए। अजीत पवार की नाराजगी तो वक्त बेवक्त पर हमने देखी, लेकिन छगन भुजबल और सबसे बड़ी बात प्रफुल्ल पटेल जो किस तरीके से बगावती रुख अख्तियार करते हुए नजर आए। एक तरफ एनसीपी शरद पवार की जो कि रणनीति बना रही है, दूसरी तरफ अजीत पवार जो कि पार्टी पर दावा ठोक रहे हैं। बिल्कुल, देखिए प्रिया, राजनीति में ये बहुत शुरुआत से राजनीति के साथ जुड़ा है कि राजनीति में किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। परिवारों के परिवार हमने टूटते देखे हैं और ये एक और मिसाल इसमें जो है वो जुड़ गई है। और प्रफुल्ल पटेल पर जिस तरीके से भरोसा किया गया था, देखिए अजीत पवार तो लगातार नाराज चल ही रहे थे, उनको तो अपने पद को लेकर, अपने ओहदे को लेकर भी सेटिस्फेक्शन नहीं था। और जैसे जैसे हमने देखा कि महाराष्ट्र में सियासी समीकरण बदले और एनसीपी के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में हमारे सामने सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल आए, उसके बाद से अजीत पवार की नाराजगी और ज्यादा बढ़ गई थी, दूरियां बढ़ गई थी। लेकिन प्रफुल्ल पटेल को अजीत पवार के ऊपर तरजीह दी गई थी, बावजूद इसके वो भी अब अजीत गुट के खेमे में जाके मिल गए हैं। ऐसे में शरद पवार के लिए यह बड़ा झटका भी है, लेकिन अब यह भी देखना होगा कि डैमेज कंट्रोल कैसे किया जाएगा। देखिए डैमेज भी दोनों तरफ से है प्रिया, क्योंकि एक तरफ जहां शरद पवार की पार्टी को बड़ा सेटबैक लगा है, तो वहीं दूसरी तरफ विधायकों को अयोग्य करने की मांग भी वो कर रहे हैं। तो ऐसे में ये 9 मंत्री जो बने हैं, इन पर भी एक तलवार तो लटक रही है। अयोग्य करार अगर कर दिया जाता है तो फिर ये एक टर्निंग पॉइंट भी होगा। तो ऐसे में अब देखना होगा कि क्या फैसला सामने आएगा। शरद पवार लगातार पूरा एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए हैं और आज हमने देखेंगे जब वो जनसभा भी करेंगे, लोगों से भी मिलेंगे, तो वो भी तस्वीरें सामने होंगी। और उम्र के इस पड़ाव पर अब पार्टी के लिए क्या कुछ वो करेंगे, ये भी सबसे अहम। अब भाजपा के साथ आए हुए, इससे महाराष्ट्र में भाजपा की ताकत बढ़ेगी। आने वाले चुनावों में 45 लोकसभा की सीटें और 200 से ज्यादा विधानसभा की सीटें
भाजपा के नेतृत्व में महायुति निश्चित तौर पे जीतेगी। ऑपोजिशन कह रही है करप्शन के ऊपर जो केस शुरू होने वाला था उसके डर से ये सरकार ज्वाइन नहीं, की है। अपोजिशन कुछ भी कहे इसमें कोई मतलब नहीं है। बीजेपी देश आगे जा रहा है। देश बीजेपी का हाथ है ऐसा बताया जा रहा है तमाम चीजों को लेकर के। नहीं, लोकसभा को लेकर के देखिए, तैयारियां हैं क्या? नहीं, निश्चित तौर पे मैं कहूंगा कि महाराष्ट्र के हित की बात है, महाराष्ट्र की जनता का भला होगा और मोदी विरुद्ध अपात्रतेची याचिका आज सादर केलेली आहे ती मी वाचून घेईन. त्यात नमूद केलेल्या मुद्द्यांचा अभ्यास करून योग्य निर्णय घेईन. अजीत पवार जी की तरफ से आपको बताया गया कि अजीत पवार के पास कितने लोगों का समर्थन है? कोई पत्र विभाग आपसे हुआ है? के बारे में मेरे पास कोई भी अभी तक मालूमात नहीं है. सर, लीडर ऑफ अपोजिशन की बात हो रही है। महाविकास आघाड़ी में कांग्रेस बड़ी पार्टी है, लेकिन एनसीपी की तरफ से बूम नीचे थोड़ा सभागृह में विरोधी पक्ष नेता का चयन और रिकग्निशन सम्मान्य विधानसभा अध्यक्ष देते हैं. ये अधिकार की शिवसेना है, दूसरी शिवसेना एक छोटा सा गुट बचा हुआ है। सभी मेंबर्स पे लीगल कानूनी बनेंगे जी मुख्यमंत्री आप अजित पवार बनेंगे? नहीं, ऐसा उप कहा जा रहा है। मुख्यमंत्री ही अजीत दादा रहेंगे। एक मिनट, थैंक यू। थैंक यू। जिस तरीके से संजय राउत की तरफ से दावा ये किया गया कि महाराष्ट्र में फिर से फेरबदल होगा और ये बात कही गई कि चीफ मिनिस्टर बनेंगे अजीत पवार, इसको लेकर जो उनके समर्थक हैं, जो तमाम वो चेहरे जिन्होंने पार्टी से कहीं ना कहीं बगावती रुख अख्तियार किया और उसके बाद सरकार में शामिल हो गए, उनका ये कहना है कि नहीं, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर के तौर पर ही अजीत दादा रहेंगे। लेकिन बहुत ज़्यादा ये अहम हो जाता है, खासतौर पर अगर प्रफुल्ल पटेल के लिहाज से बात कर ली जाए। हालांकि जब उन्हें कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर देखा गया था, जब उनको जिम्मेदारी दी गई थी, तो एक इसके पीछे तर्क ये भी दिया गया था क्योंकि अजीत पवार के बेहद करीबी हैं और क्योंकि अजीत पवार पर कानूनी शिकंजा चल रहा था और इसी वजह से बैलेंस करने के लिए कहीं ना कहीं ये फैसला लिया गया। लेकिन आज के दिन की बहुत बड़ी खबर है। सत्य प्रकाश हमारे साथ, हमारे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ इस वक्त लाइव मौजूद हैं। सत्य प्रकाश, अब तो बैठकों का दौर और रणनीतियां बनाई जा रही है। इस वक्त एक बड़ी बैठक बुलाई गई है अजीत पवार के आवास पर, तमाम बड़े चेहरे मौजूद, क्या ताजा अपडेट्स? बिल्कुल, देखिए, अजीत दादा पवार ने आज सुबह करीब 11 बजे के आसपास जो है उन विधायकों की बैठक बुलाई थी जिन लोगों ने राजभवन में शपथ ली है। खास बात यह है कि जिस तरह से महाराष्ट्र की रणनीति में लगातार शरद पवार ने ऐलान कर दिया है कि पार्टी को बचाएंगे, बल्कि पार्टी के एक बार फिर से मजबूती में लाएंगे। जिस तरह से उन्होंने घोषणा की, उसके बाद जो है सतारा में आज बड़ी सभा को भी संबोधित करने वाले हैं। इन संबोधन के साथ ही वह पार्टी की नई रणनीतियों के साथ, नई ऊर्जा के साथ जो है लोगों को बात एक जान फूकेंगे। लेकिन जिस तरह से हालात महाराष्ट्र की राजनीति में बने हुए, अजीत दादा पवार ने घोषणा कर दी है कि आने वाले समय में वह एनसीपी के साथ ही चुनाव लड़ेंगे, एनसीपी का नाम निशान उनके पास रहेगा। ऐसे में अजीत पवार के सामने भी बड़ी चुनौती है क्योंकि शरद पवार पुराने खिलाड़ी हैं, राजनीति के विशेषज्ञ माने जाते हैं। अगर वह कुछ कहते हैं तो ऐसे ही यूं ही नहीं कुछ कर देते। तो जाहिर तौर पर यह एक चुनौती अजीत दादा पवार के सामने है। यही वजह है कि अजीत दादा पवार लगातार अपने जो है उन विधायकों के साथ बैठक कर रहे हैं जिन लोगों ने शपथ ग्रहण ली है। और इस बीच यह भी जानकारी है कि अजीत दादा पवार अब कोशिश कर रहा है कि बाकी जो विधायक है जो उनके अभी संपर्क में नहीं है, उन्हें ज्यादा से ज्यादा संपर्क में लाया जाए, क्योंकि ऑलरेडी अजीत दादा पवार ने राज्यपाल को चिट्ठी लिखकर यह बताई है कि 40 विधायक उनके संपर्क में है। हालांकि पहले 30 विधायकों की लिस्ट दी गई थी, बाद में 40 विधायकों की बात कही गई। तो इस तरह की जानकारी है। यही वजह है कि अजीत दादा पवार पूरी तरह से अस्वस्थ हो जाना चाहते हैं कि हमारे साथ कितने विधायक हैं और जो विधायक हमारे संपर्क में रहेंगे वो किसी भी हालात में शरद पवार के खेमे में नहीं जाना चाहिए। और शरद पवार के खेमे में जाने के अलावा जो मजबूती अजीत दादा पवार को चाहिए, क्योंकि अब डिप्यूटी सीएम बना दिया गया है। संजय राउत ने तो यहाँ तक कह दिया कि जो आने वाले समय में अजीत दादा पवार जो है मुख्यमंत्री होंगे, क्योंकि 16 विधायकों के निलंबन में जिस तरह से निलंबन की तलवार जो है महाराष्ट्र के वर्तमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के ऊपर लटक रही है, उसमें अगर उन्हें आयोग घोषित किया जाता है तो नए चेहरे के रूप में जो है अजीत दादा पवार को आगे किया जा रहा है। हालांकि लेकिन सत्यप्रकाश, इसके कितने चांसेस है? देखिए, संजय राउत बढ़ चढ़कर ये बयान दे रहे हैं, वो बढ़ चढ़कर इस चीज का जिक्र कर रहे हैं कि अब अगले मुख्यमंत्री अजीत पवार होंगे, क्योंकि जिस तरीके की दिक्कतें और जिस तरीके की दलील अपील हम रख रहे हैं विधायकों को अयोग्य करार होने को लेकर, ऐसे में एकनाथ शिंदे की सत्ता तो छिन जाएगी। अगर राजनीति के दृष्टिकोण से देखें, बारीकी से इसे समझें, टेक्निकली समझें, तो ये कितना फिजिबल, कितना मुमकिन और कितना चैलेंजिंग होगा एकनाथ शिंदे के लिए भी? बिल्कुल, देखिए, रणनीति तो यही कहती है, जिस तरह से आनंद फानंद में अजीत दादा पवार को बुलाकर डिप्यूटी सीएम बनाया गया है,
ऐसे में दूसरी तरफ राहुल नागरकर जो महाराष्ट्र के विधानसभा स्पीकर है, उनके ऊपर यह बड़ी जिम्मेदारी है कि जल्द से जल्द इस पर फैसला ले। हालांकि शरद पवार ने भी बीच में कहा था कि इस पर फैसला तुरंत होना चाहिए, लेकिन राहुल नागरकर ने कहा था कि हम ये समझेंगे, जब वक्त आएगा तो हम फैसला जरूर लेंगे। और शायद वह फैसला लेने का समय आ गया है जब राहुल नागरकर फैसला लेंगे 16 विधायकों के निलंबन को लेकर। इसमें अटकलें ये लगाई जा रही कि भारतीय जनता पार्टी को यह पता था कि 16 विधायकों के निलंबन में आखिरी मोहर जो है राहुल नागरकर लगाने वाले हैं, और जब राहुल नागरकर इस पर मोहर लगाएंगे तो 16 विधायक जो निलंबित होंगे उसमें मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का भी नाम है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अगर निलंबित होते हैं तो एक रास्ता तो साफ होता है, लेकिन यह अभी सभी बातें सिर्फ अटकलें हैं, क्योंकि इतना जल्दबाजी में। लेकिन सत्य प्रकाश, मौजूदा हालात में क्योंकि अगर आगे किसी भी तरीके का कोई संकेत मिलता है तो नंबर गेम इस वक्त सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा। 53 एनसीपी के विधायक, अजीत पवार का यह दावा है कि 40 विधायकों का समर्थन है। अगर दल बदल कानून भी यहाँ पर लगता है तो उसकी भी शर्त है कि 2/3 विधायक जो है उनका समर्थन हो, तब आप इससे बच सकते हैं। तमाम दावे, लेकिन इन सब के बीच वहां पर तस्वीरें किस तरीके से वहां पर नजर आ रही है, इसका जवाब मैं आपसे लूंगी, लेकिन कुछ रिएक्शन सामने आपने बिहार में देखा, असदुद्दीन ओवैसी के पार्टी के जीते हुए विधायक को आरजेडी ने अपने में मिला लिया। उसकी उतनी आलोचना नहीं हुई जितनी जब दूसरे पार्टी के नेता भाजपा में आते हैं तो विपक्षी खेमे में खलबली मच जाता है। मच जाएगा। वो अभी 16 पार्टी इकट्ठा हो रही है देश में मोदी जी के खिलाफ, उनकी दशा क्या है? वो सब मिलके 60 सीट ने पा लेंगे सांसद का, लोकसभा का, और ये इकट्ठा हो रहे हैं। अभी उनकी ताकत तो वो तो कमजोर होते जाए सब पार्टी, तो ये जो प्रयास कर रहे हैं वो सफल नहीं होंगे। कहाँ सर सफल हो पा रहा है? टीएमसी उधर बंगाल में कह रहे हैं कि हमें किसी अपोजिशन यूनिटी की जरूरत नहीं है, हम अकेले काफी हैं। अरविंद केजरीवाल पहले ही बैठक के बाद से तो विपक्ष का नेता ने सोचना चाहिए। सब कोई जो है सब अलग अलग, जो आघाड़ी में थे वही बोलते हैं कि हम आघाड़ी में नहीं ज्वाइन हो गए। शरद पवार के घर इतना बड़ा विफलता कैसे हुआ? शरद पवार की पूरी पार्टी खिसक गई, सब अजीत पवार के साथ चले गए। उसके बारे में अंदर की बात अभी नहीं करूंगा, मुझे जान दे, मेरा फ्लैट चिक निकल। एकनाथ शिंदे जी की कुर्सी सेफ है? हाँ, एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने रहेंगे? मैं अभी कहा चुनाव तक वो मुख्यमंत्री रहेंगे। ये कब सर मंत्रिमंडल जो नए मंत्री बने? वो अभी नहीं, मैं पूछ के आपको बताऊंगा। सॉरी, मेरे को निकलने मराठीत घ्या ना। आपण जे आता बघतोय की पार्टीमध्ये तो तमाम तरह के देखिए रिएक्शंस और प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। सत्यप्रकाश हमारे साथ हमारे सहयोगी लगातार बने हुए। सत्यप्रकाश, यही सवाल था मेरा कि नंबर गेम इस वक्त सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि जिस तरीके से अजीत पवार का यह दावा है कि 40 विधायकों का समर्थन है, 53 विधायक हैं एनसीपी के, ऐसे में अगर दल बदल कानून से अगर बचना भी होगा तो 2/3 विधायक का समर्थन हो, ये बहुत ज्यादा अनिवार्य हो जाता है। फिलहाल वहां पर कैसी तस्वीरें, जो दावे किए जा रहे हैं वो कितने धरातल पर सच वहां पर नजर आते हैं? देखिए, दोनों बातें समझिए कि अजीत पवार का ऐसा मानना है कि 30 विधायक अभी लगातार उनके संपर्क में है, 10 विधायक और उनके साथ में जुड़ेंगे। लेकिन शरद पवार का ऐसा मानना है कि 9 विधायकों के अलावा सभी विधायक उनके संपर्क में हैं। लेकिन आंकड़ा यह कहता है कि अगर एनसीपी के 53 विधायक हैं, उनमें से 36 विधायक अगर अजीत पवार के खेमे में जाते हैं तो अजीत पवार को पार्टी का नाम और निशान मिलने के चांसेस है। मिलेगा ऐसा नहीं, मिलने के चांसेस है। दूसरी तरफ शरद पवार यह कहते हैं कि 9 विधायकों के अलावा एक भी विधायक उनके संपर्क में नहीं है। हम सभी विधायकों से बातचीत कर रहे हैं, सभी विधायक हमारे साथ आने के लिए तैयार है। तो जाहिर तौर पर आने वाले समय में अजीत पवार के सामने भी बहुत बड़ी मुश्किल आने वाली है, क्योंकि शरद पवार अगर कुछ कहते हैं तो जाहिर तौर पर उसमें कुछ न कुछ सच्चाई जरूर रहती है, क्योंकि उनका अनुभव बड़ा अनुभव है। राजनीति का अनुभव के अनुसार वह लगातार अपनी जो दावे खेलते हैं उनमें हर बार वो सफल भी होते हैं। एक बार फिर से उन्होंने वादा किया है कि आने वाले समय में एनसीपी को फिर वह खड़ा करेंगे। तो जाहिर तौर पर जिस तरह से अजीत पवार के सामने, और हालांकि कई लोग यह भी कर रहे थे अजीत पवार मुख्यमंत्री बनेंगे, मुख्यमंत्री बनने की राह भी इतनी आसान नहीं है उनके लिए, क्योंकि जब राज्यसभा आए थे और उन्होंने लिस्ट दिया तब उसमें 30 विधायकों का नाम लिस्ट था, लेकिन उनके साथ सिर्फ 9 विधायक आए और 9 विधायकों ने उसमें शपथ लिया है। तो बाकी के विधायक कहाँ गए और किसके संपर्क में, यह भी जानना बहुत जरूरी है। अगर वह विधायक उनके संपर्क में नहीं आते हैं तो जाहिर तौर पर अजीत पवार की स्थिति जो कि त्यों बनी रहेगी।
क्योंकि अजीत दादा पवार बिल्कुल सत्यप्रकाश, लौटूंगी आपके पास, आप बने रहिए, लगातार जानकारी आपसे ले रहे हैं क्योंकि इन तस्वीरों पर इस वक्त देश की नजर बनी हुई है। तो वहीं अजीत पवार को लेकर नर्म दिखी है सुप्रिया सुले। पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ अलग अलग है, राजनीति अपनी जगह है और रिश्ते अपनी जगह, दोनों अपनी जगह सही हैं। तो देखिए, रिश्तों और सियासत में, रिश्ते और राजनीति में इस वक्त महाराष्ट्र की जो सियासत है वो उलझी हुई है। घर तो टूट चुका है, अब पार्टी टूटने को लेकर लगातार सामने बातें आ रही हैं। और वहीं शरद पवार से मिले हैं रोहित पवार, ये भी बड़ी जानकारी आपको बता दें। अजीत पवार के घर पर दूसरी तरफ अहम बैठक जो है वो शुरू हो गई है। सरकार में शामिल तमाम 9 मंत्री वहां पर मौजूद हैं। तो देखिए, बैठक में आगे की रणनीति को लेकर चर्चा हो रही है। अजीत पवार मंथन कर रहे हैं कि आगे ये जो डैमेज हुआ है इसे डैमेज कंट्रोल कैसे किया जाए। अजीत पवार के घर हो रही इस बैठक पर सबकी नजरें बनी हुई हैं क्योंकि ये 9 वो चेहरे हैं जिनके पीछे लगातार शरद पवार पड़े हुए हैं। उनका कहना है कि 9 विधायकों को अयोग्य करार दिया जाए, इनकी सदस्यता रद्द की जाए और यदि सदस्यता रद्द होती है तो जाहिर है कि ये गेम उल्टा पड़ जाएगा। बहरहाल ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जब ये तमाम चेहरे इकट्ठा हुए, वहां पर इनके चाहने वाले, इनके शुभचिंतक जुटे तो गुलदस्तों से स्वागत किया गया, अभिनंदन किया गया। और ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। सत्यप्रकाश सोनी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सत्यप्रकाश, देखिए इस बैठक में क्या कुछ चर्चाएं होंगी और अगर बात की जाए अजीत पवार खेमे की तो क्या कुछ विकल्प उनके पास बचते हैं? क्योंकि देखिए, बगावत तो हो गई है, अब आगे के नतीजे भुगतने हैं, तो ऐसे में विकल्प क्या तैयार किए जाएंगे आज इस बैठक में? बिल्कुल, देखिए अजीत पवार के सामने एक बड़ा विकल्प है कि किस तरह से बाकी विधायकों को अपने जिम्मे में लाया जाए और पार्टी को मजबूत किया जाए, क्योंकि उन्होंने कह दिया है कि एनसीपी हमारी रहेगी और निशान भी हमारा रहेगा। चुनाव भी हम भारतीय जनता पार्टी एकनाथ शिंदे के साथ मिलकर लड़ेंगे। उनके लिए बड़ी चुनौती है, शरद पवार के लिए बड़ी चुनौती है पार्टी बचाना, नाम बचाना। अब ऐसे में शरद पवार पूरी तरह से कोशिश में जुट गए हैं कि किस तरह से पार्टी को बचाना है, पार्टी को एक बार फिर से खड़ा करना है। भले विधायक चले गए लेकिन बाकी विधायक को Maharashtra, and that is what has been done. So do you ditch the party and Sharad Pawar too because he is unhappy, sir? 8 विधायक उनके साथ आया है। उनके साथ किस तरह की रणनीति होना चाहिए कि आगे जो है इसमें फूट नहीं होना चाहिए, इसमें से कोई फूट का विधायक नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मंत्रिमंडल में विस्तार हुआ और उन्हें जगह भी मिल गई है। तो तमाम चीजें हैं जो दोनों दलों को, दल तो नहीं कर सकते, दोनों लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं कि एक तरफ अजीत दादा पवार की बैठक चल रही है तो दूसरी तरफ शरद पवार जो है सतारा में पार्टियों और कार्यकर्ताओं के बीच में जान फूंकने की कोशिश कर रहा है, उन्हें एकजुट करने की कोशिश कर रहा है कि बाकी विधायक किसी भी हालात में अजीत दादा पवार के साथ न जाए। लेकिन सत्यप्रकाश, ये जो जंग है वो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर से आगे बढ़कर पार्टी तक आ चुकी है, क्योंकि अजीत पवार ने सीधे तौर पर ये कह दिया है कि एनसीपी के चुनाव चिन्ह पर ही हम इलेक्शन में जाएंगे, हम चुनाव लड़ेंगे। उधर शरद पवार इसको लेकर अपना रुख कल स्पष्ट कर चुके हैं। ऐसे में क्या कुछ अब यहाँ से संभावनाएं बनती हैं, क्योंकि ज्यादा वक्त नहीं बीता जब हमने शिवसेना की स्थिति देखी, वहां पर कैसे फाड़ हुए और उसके बाद जो वहां पर स्थितियां बनी वो शिंदे गुट के पक्ष में नजर आई। हालांकि वहां पर एक बड़ी तादाद उन तमाम लोगों की थी, उन तमाम चेहरों की थी जो कि शिंदे गुट के साथ थे। अब आज के परिप्रेक्ष्य में वहां पर कैसे हालात बन रहे, खासतौर पर एनसीपी को लेकर? देखिए, एनसीपी नेता अजीत पवार को यह पता है कि जिस हालात से शिंदे और उनका गुट गुजरा है उसी हालात पर चलने पर रास्ता क्लियर हो सकता है, उसी रास्ते पर चलने पर फायदा भी है, क्योंकि शिवसेना से अलग होने के बाद एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बना दिया गया, उनके तमाम नेताओं को जो है मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया गया। ठीक उसी तरह से उन्होंने रास्ता अपना और एनसीपी से अलग होने के बाद उन्हें डिप्यूटी सीएम बना दिया गया, उनके नेताओं को, उनको विधायकों को जो है मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया गया। तो उन्हें यह रास्ता दिखने लगा है कि आने वाला रास्ता और अच्छा हो सकता है, क्योंकि आगे की कुर्सी जो है मुख्यमंत्री की कुर्सी है। अगर सीएम एकनाथ शिंदे की कुर्सी हिलती है तो दूसरा ऑप्शन भारतीय जनता पार्टी के पास होगा, तो अजीत पवार हो सकते हैं, क्योंकि डिप्यूटी सीएम के पद पर जिस तरह से देवेंद्र फडणवीस को बिठाया गया है और एक बार एनसीपी को जोड़ने की कवायद जो है भारतीय जनता पार्टी ने की है, तो भारतीय जनता पार्टी ये कभी नहीं चाहेगी कि अजीत दादा पवार को नाखुश करके उन्हें डिप्यूटी सीएम ही बनाया जाए और खुद सीएम बना जाए। तो ठीक है सत्यप्रकाश, बिल्कुल तमाम एंगल से इस खबर पर बात कर रहे हैं, हर जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। लगातार सत्यप्रकाश हमारे साथ बने हुए हैं और इसी बीच देखिए सुप्रिया सुले
उनका एक नर्म रुख दिखाई दिया है। वो कहती है पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ अलग अलग है, राजनीति अपनी जगह, रिश्ते अपनी जगह और दोनों अपनी अपनी जगह सही हैं, ये सुप्रिया सुले ने कहा है। आइए सुनते हैं। अगर यह कंप्लीट क्लैरिटी, अगर क्लैरिटी हो आपके मन में तो ऐसा नहीं, उलझाने नहीं चाहिए रिश्ते। हमारे जो पर्सनल रिश्ते हैं वो एक जगह है और प्रोफेशनल, और अगर हम अच्छे प्रोफेशनल्स हो तो हम कभी मिक्स नहीं करेंगे। हमारा जो इमोशनल रिश्ता है वो उसकी जगह और जिम्मेदारी उसकी जगह, दोनों मायने रखते हैं और दोनों अपनी जगह सही है। बिल्कुल, और इसी पर लगातार सत्यप्रकाश भी हमारे साथ बने हुए हैं। सत्यप्रकाश, देखिए सुप्रिया सुले को हम सुन रहे थे, काफी नर्म उनका स्टैंड इस पर नजर आया, या फिर परिवार के साथ जो इमोशनल अटैचमेंट है। हालांकि अब घर तो टूटा हुआ ही जो है वो नजर आ रहा है, क्योंकि अजीत पवार इतनी बड़ी संख्या में विधायक लेकर जुड़ गए हैं एनडीए के साथ, तो घर तो टूट गया है, लेकिन अभी पार्टी टूटने पर तक सवाल है। तो ऐसे में सुप्रिया सुले के इस बयान के क्या मायने निकाले जाए? देखिए, बिल्कुल सुप्रिया सुले ने जो सॉफ्ट कॉर्नर दिखाया है वो इसलिए दिखाया कि आने वाले समय में शायद एक बार फिर से शरद पवार जो है अजीत पवार को शायद समझा पाए, शायद बाकी विधायकों को जाने पर रोक पाए, बाकी विधायक शायद ये समझ पाए कि जो अजीत पवार ने किया है वो गलती से किया है। आने वाले समय में एक बार फिर से उन्हें समझाया जा सकता है, क्योंकि यही शरद पवार है जो तीसरी बार उन्हें समझाकर अपनी पार्टी वापस लाए हैं। लेकिन सत्यप्रकाश, गलती एक बार होती है, दो बार होती है, लेकिन अजीत पवार का ये जो बगावती रुख है ये तो बहुत लंबे अरसे से हम देख रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि किसी को इस बात की जानकारी नहीं थी। वो लगातार मिल रहे थे बीजेपी के नेताओं से, शरद पवार तक साहब को इसकी जानकारी थी, तो लंबे समय से चल रहा है। क्या इन गलतियों को अब भी भुलाकर वापस जो है वो कहा जा सकता है कि सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते? देखिए, सुबह करीब 10 बजे के आसपास जब संजय राउत यह कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी बार बार एनसीपी पे कर रही थी कि बहुत बड़ी भ्रष्टाचार पार्टी है, एनसीपी के बाकी विधायक जेल जाएंगे। खुद अजीत पवार, छगन भुजबल का नाम लिया जा रहा था कि उनको जेल भेजना है और वह जेल जाएंगे जब उनकी जांच आगे शुरू होगी। और ये कहा गया था अजीत पवार जेल जाएंगे, चक्की पीसेंगे, लेकिन उसी अजीत पवार को एनसीपी पार्टी के साथ उन्हें जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलाकर सरकार बना ली जाती है, उन्हें मंत्रिमंडल में विस्तार दिया जाता है, उसके बाद उन्हें जो डिप्यूटी सीएम बना दिया जाता है। तो ये सवाल खड़ा होता है कि जब भारतीय जनता पार्टी इस तरह से अपने दावे करती है, फिर बाद में सॉफ्ट कॉर्नर रखती है, तो जाहिर तौर पर ये सुप्रिया सुले को भी पता है कि शायद ये तमाम बातें अगर सामने आएंगी, लेकिन सत्यप्रकाश फिर बाकी के दलों के साथ भी लागू होती है ये बात। हालांकि हमने देखा है राजनीति में कई मर्तबा जो विचारधारा है उसको साइडलाइन कर दिया जाता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि जिस बात का जिक्र हो रहा है 2019 में हालांकि अजीत पवार को मना लिया गया था, तब भोर भोर उन्होंने डेप्यूटी सीएम के तौर पर शपथ ली थी, लेकिन अब तो बीते रोज भरी दोपहरिया में उन्होंने शपथ ली है और उनके तेवर से लगता नहीं है कि घर वापसी इतनी जल्दी होगी। लेकिन सत्यप्रकाश, जरा ये बात बताइए, क्योंकि पहले से ही जो संभावनाएं जाहिर किए जा रहे थे और पहले से बात की जा रही थी कि अजीत पवार को कहीं ना कहीं साइडलाइन किया जा रहा है। जब दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होती है तब भी अजीत पवार को नहीं बुलाया जाता, घाटकोपर में जब अधिवेशन होता है, इसके अलावा नागपुर में जब एनसीपी के तमाम नेता जुटते हैं तब भी तो अजीत पवार को साइडलाइन किया गया था। बिल्कुल, देखिए रवैया ही ऐसा रहा कि हर बार जब भी मौका उन्हें मिलता है वह पार्टी की विचारधारा को ध्यान में नहीं रखते, बल्कि सत्ता में बने रहने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो खुद कहते हैं सत्ता में रहने पर जो काम होता है वो विपक्ष में बैठने पर काम नहीं होता है। हालांकि हर राजनीतिक पार्टी ऐसा विचार रखती है कि अगर सत्ता में रहेंगे कुछ बड़े काम कर सकती है, बाकी लोगों के लिए काम कर सकते हैं, उनका प्रोटोकॉल मजबूत रहेगा, प्रोटोकॉल में शो प्लानिंग जो होती है वो दिखा सकते हैं। लेकिन कुछ नेता ऐसे भी होते हैं जो प्रोटोकॉल को मेंटेन न करते हुए तमाम चीजों को दरकिनार करते हैं, जैसे कि अजीत पवार ने किया। अजीत पवार को जब दरकिनार किया जा रहा था उसका महज एक ही कारण था कि अजीत पवार अपनी विश्वसनीयता को कई बार खो चुके हैं। जिस तरह से महाराष्ट्र के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति की बात चल रही थी उसमें भी अजीत पवार के जो है विचारों को लेकर कहीं न कहीं विचार किया जा रहा था कि अजीत पवार को अगर महाराष्ट्र के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी जाती है तो तमाम विधायक उनके संपर्क में रहेंगे, आगे अगर कुछ बगावत करते हैं तो बड़ी बगावत हो सकती है। तो ऐसे में इस बात पर भी जो एनसीपी विचार कर रही थी कि उन्हें अब देखना होगा कि महाराष्ट्र की जो सियासत है वो किस करवट बैठती है। लौट रही हूँ आपके पास सत्यप्रकाश।